अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसाने मदरसा यूट्यूब चैनल पर घर याद रहे के एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान जनाब सादुल्ला शाह एक पूरा दौर गुजारा उन्होंने शायरी का। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात एक दौर में उनसे बहुत मुतासिर रहे, शायरी के अदवार है उनके, उन्होंने बड़े अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारा है। आज के इस एपिसोड में हम उनके साथ बहुत बड़े लोगों की बातें करेंगे और बहुत सी मुख्तलिफ नौइयत की बात होगी उनसे, और ऐसी बातें होंगी कुछ ऐसे लोगों की जो अब तक शायद इस तरह ना पहुंची हों, तो वो गुफ्तगू का आप लुत्फ़ लेंगे और उसके बाद हम उनसे कैसे हो सकता है कि वो आए और उनसे शायरी ना सुनी जाए, और फिर आखिर में हमारा सेगमेंट रैपिड फायर। तो आज एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता आपके सामने पेश होने जा रहा है। हम बगैर किसी वक्फे के जनाब सादुल्ला शाह से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। घर याद रहे में खुश आमदीद आपको। एक दौर था, हम कुछ साल पीछे जाए तो एक दौर था जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तलबा और तालिबात पे सादुल्ला शाह एक क्रश था। एक इस तरह मशहूर था, आपके शेर ऐसे थे कि ये सादुल्ला शाह के शेर हैं, और आप क्लीन शेव थे और पूरा यानी एक माहौल था। और अब माशाल्लाह आपकी शख्सियत में एक ख़ास ठहराव, तवाज़ुन और एक तब्दील हुआ। सबसे पहले बताएं कि ये आप तब्दील कैसे हुए? तभी सबको एक बहुत स्टार्ट में एक लतीफ़ा सुनाऊं, बड़ा मज़ेदार। हम कॉन्फ्रेंस में गए, पिछले 2-3 साल में कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, तो वहाँ वो एक बच्ची जो थी अपने चैनल के लिए ले ली थी इंटरव्यूज़ वगैरह। मुझे कहती है आप भी कुछ बोलेंगे, 2-3 फ़िक्रे बोल दें। मैंने बोल दिए। तो कहती कि कुछ शेर भी अपना सुना दें, क्योंकि सब अदीब शायर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि तुमने कैसा ये राब्ता रखा? कहने लगी ना मिले हो ना फासला रखा। कहती को और शेर? मैंने कहा जी, उसने पूछा जनाब कैसे हो, फ़ौरन आगे से बोली इस खुशी का हिसाब कैसे हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने तीसरा शेर जब उसने कहा तो मैंने कहा वो मुझको छोड़ गया तो मुझे यकीन आया। कहती कोई भी शख्स ज़रूरी नहीं किसी के लिए। मुझे कहती को अपना भी तो सुना दें। तो मैं एकदम हैरान हुआ। मैंने कहा ये किसका शेर सुना रहा हूँ? कहती आप सादुल्ला शाह हैं। तो मैं गया और कौन हूँ? कहती ये मुझे दाढ़ी का। मैंने कहा बस रख ली दाढ़ी, मेरी वालदा ने कहा था मैं तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी देखना चाहती हूँ, तो मैंने दाढ़ी रख ली। जब दाढ़ी रख ली तो कुदरत ने तब्दीली भी उसमें आ गई। हमीद हुसैन साहब मुझे मिल गए आज से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी प्यारी शख्सियत थी, असरअंदाज हुई। तो फिर मैंने सोचा कुरान फहमी का सोचा, क्योंकि पहले तो कभी तसव्वुर भी नहीं था। उसके लिए मैंने अरसान बाकायदा अरबी पढ़ी, अरबी बाकायदा पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुरान पाक को समझ सकता हूँ, फहम उसका है उसमें। यानी आप अरबी पढ़ते हैं तो उसमें तो एक और ही दुनिया है अरबी की। वो यानी उसमें पता चला कि मैं जब इमाम पढ़ता है, जब कोई हम किरत सुनते हैं तो क्या सुन रहे हैं। तो हमारी सबसे, मैं समझता हूँ कौम की ज़बान का भी यही बाइस बना कि हमें अरबी से दूर किया गया, हमें फारसी से दूर किया गया। आपको तो पता, आप तो खुद माशाल्लाह बहुत इल्म रखते हैं कि जब पाकिस्तान, जब ये मतलब मुगलिया दौर में बल्कि अंग्रेज आए हैं तो इन्होंने सबसे पहले हमें जहल बनाया, हमसे फारसी दूर की। फारसी में बड़ा खजाना था पूरा शायरी का भी। आप तो खुद मेरा समझते हैं सारा कुछ। जी आपके अपने इससे ये आपने शख्सियत की तब्दीली की बात की, घर का माहौल क्या था और शायरी की तरफ कैसे आए? हाँ जी, घर का माहौल तो खैर मेरा था ही, सारा अदबी माहौल था। मेरे फादर, मेरे दादा जान, बल्कि अगर आप हैरत होगी कि दादा जान के कतबे पे लिखा हुआ है, उन्हीं की नात का एक कता लिखा हुआ है कि हर शेर मेरा इश्क नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबी की अज़ां है। मैं नात का शायर हूँ, मुझे फ़ख्र है इस पर, बाज़ार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। ये आपके दादा का है? हबीबुल्लाह शाह, ये एहसान दानिश मरहूम के साथ में मानिक सूसी थे मुशायरे में। और फिर मेरे वालिद हसन नसरुल्लाह शाह साहब, वो इधर दफन है बिल्कुल हमारे करीब में, क्योंकि ये मेरे पास थे जब उनका इंतकाल हुआ। तो उनके कतबे पे उनके शेर लिखे हुए हैं। तेरी मेरी गल नहीं गाले हजूर दी, अखियां दे नूर दी दिलां दे सरूर दी, गल्ला ने हज़ार पर गाले असूल दी, शान मेरे रब दी रब दे रसूल दी। ये उनके कतबे पे लिखा हुआ। ज़ाहिर अब हमारी बारी है तो हमारे कतबे पे भी कोई लिखा जाएगा। तो इस तरह वो चल रहा सिलसिला। क्योंकि मुझे ज़्यादा मौके मिले, मैं लाहौर आया, मुझे चिश्तियों से मेरी बिलोंगिंग थी। जब मैं 81 में इधर आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर किया, और एक माहौल मिला, और एक ऐसा माहौल मिला, एक शायर को जब माहौल मिलता है तो उसमें और निखरता है। तो वो हमारे इस्माइल भट्टी मरहूम थे, कैफेटेरिया में हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे, तो मुझे भी उसमें बुलाते थे। वो मैं फिर अदब एकदम आ गया, और फिर होते होते फिर जारी पर पहले मैंने इंग्लिश पोइट्री शुरू की। फिर आपके लिए पहली बात हो कि जब मैं इंग्लिश कर रहा था तब मैं इंग्लिश पोइम्स लिखता था।
तो मेरे प्रोफेसर इफ्तिखार में बिग गन ऑफ दी पाकिस्तान, बहुत बड़े आदमी है शायरी में, इसमें इंग्लिश में, उन्होंने मेरी 3 नज़में लंदन मैगजीन को भेजी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री लेटर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मेरी पहली किताब आई इंग्लिश पोइट्री की, द नेम वाज ब्लिंकिंग स्टेयर। तो एट दैट टाइम आई वाज राइटिंग फॉर द पोस्ट, पाकिस्तान टाइम, डॉन एंड मुस्लिम, इंग्लिश अखबार में लिखना, मेरे आर्टिकल भी छपते थे। तो दैट वाज द कलेक्शन ऑफ माय दोज पोएम्स। लोगों को पता नहीं, मैं कॉलेज में मुझे पढ़ाता था लिटरेचर, तो जब मैं गया तो मुझे कहते जी आप वो सादुल्लाह शाह जो जिसकी शायरी उनको पता ही नहीं, मैं मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं अपनी क्लास में इस तरह नहीं करता था। तो उस चूंकि लिटरेचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आपको यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं चूंकि इंग्लिश में पढ़ाता था, वो हैरान होते थे कि यार ये तो आम रूटीन में, तो हम मुशायरा में तो ऐसा नहीं पता चलता। तो ये मेरी अपब्रिंगिंग थी। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा वो एक पुश मिली, वहाँ बड़े बड़े लोग, डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया साहब वहाँ थे, मतलब तो आप जिसका भी नाम लेंगे। तो मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसको तमाम शोरा की सोहबत नसीब हुई, और उसमें मतलब मुनीर न्याजी तो खैर मेरे वैसे ही मेरे महबूब शायर है, और जितना मेरे साथ मुनीर न्याजी साहब का मैंने टाइम गुजारा है, मेरा कोई शायर शायद दावा नहीं कर सकता कि उसने मुनीर न्याजी साहब इतना टाइम गुजारा हो। अच्छा, यही वजह है कि मुनीर न्याज़ी ने लिखा था, जिसको नौजवान जाते थे कहते तुम सादुल्लाह शाह को पढ़ा करो, और इतनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे। बल्कि जब उनकी किताब आई मुसलसल, तो समीना राजा मेरे पास बैठी थी, तो लिखा कि अपने पसंदीदा शायर सादुल्लाह से लिखा, उन्होंने प्यार से लिखा। तो कहती मुनीर साहब आई हैव गॉट जेलस, आपने सादुल्लाह शाह के बारे में ये कमेंट लिखा है। कहते नहीं ये मेरा प्यारा शायर है। तो ये उन मोहब्बतें जो थी न्याज़ी साहब से मिली बहुत। फिर शुजात साहब, फिर अहमद कासमी साहब, फिर क्या किस किस का नाम ले, मतलब जिन लोगों का आप तस्करा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब नहीं हैं, चले गए हैं, माहौल बदल गया, हालात बदल गए। शायरी का एक पूरा सिनेरियो था आज से कुछ बरस पहले, अब वो उस तरह से शायद नहीं है, लेकिन मुशायरों की तादाद पहले से बहुत ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि शायरी के मायार को और मुशायरों की तादाद को? कह रहे हैं जो मुशायरे अब हो रहे हैं वो तो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। उस वक्त जो मुशायरे होते थे, मिसाल के तौर पे मेरे कॉलेज में मुशायरा होता था शम्मे तासीर, मैं इंग्लिश का था प्रोफेसर, लेकिन शम्मे तासीर मैं करवाता था। आपको पता है एमडी तासीर के नाम से था। इसके पहले कन्वीनर थे अमजद इस्लाम अमजद, और दूसरा कन्वीनर था मैं, यानी मेरे होते हुए 7 मुशायरे हुए। इतने बड़े बड़े मुशायरे हुए, कोई शायर बड़ा शायर ऐसा नहीं जिसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मुनीर न्याज़ी साहब की सदारत थी, कासमी साहब की सदारत, जफर इकबाल साहब की सदारत, तो वो मुशायरे मैंने करवाए। हालांकि ये तो उर्दू डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही जिम्मे था, और मैंने ही सारा, बल्कि यंग राइटर्स वहाँ मैंने बनाई, लोगों को मैंने, तो वो ये होता है कि हमें जुनून था। अब वो नहीं, अब तो सोशल मीडिया है, उल्टे सीधे शेर लगाते हैं। तब क्या होता था, सीखने के लिए बहुत, मतलब मैं मुनीर न्याज़ी के पास बैठा हूँ, घंटे के बाद कासमी साहब को बैठा हूँ, कितना फासला है, 2 घंटे के बाद मैं शहजाद अहमद साहब के पास बैठा हूँ, और वो इतना वो डील करते थे, बच्चों की तरह डील करते थे, और हम पूछते थे कि सर ये कैसे इस्तेमाल होगा, क्या ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ। तो ये वो नहीं है, उस तरह नहीं है। अब देखें ना, मैंने आपको पता है कि तमाम क्लासिक्स का इंतखाब किया। मैंने मीर का इंतखाब किया 6 उसके दीवानों में से, फिर मैंने उसका दाग का इंतखाब किया, मोमन का, फलां फलां फलां, दिस एंड दैट। हत्ता के डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब ने एक महफिल में कहा, बड़ी महफिल में, कहते हैं कि मजीद अमजद का इंतखाब जो सादुल्लाह शाह ने किया है वो सबसे अहम इंतखाब है। मीरा जी का मैंने इंतखाब किया। देखना, हत्ता के मुनीर न्याज़ी साहब के कलाम में से, उर्दू कलाम में से, और उन्होंने कहा कि आप सादुल्लाह शाह, मुनीर न्याज़ी ने कहा सादुल्लाह शाह मेरा इंतखाब करेगा, मैंने किया। पब्लिशर ने मुझे भी पैसे दिए उतने, मुनीर न्याज़ी साहब को दिए। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब जो शेर का था, शेर का ज़ौक़ था। तो असल में मैं रहता ही शायरी में था। खालिद अहमद साहब कहा करते थे, मुझे ये नहीं पता पूरे लाहौर में अगर शायरी किसी का मसला है तो वो सादुल्लाह शाह का मसला है। तो सब जब मसला आप किसी को नहीं बनाते, आपको आती भी नहीं है वो चीज़। ये जो आप अभी बात कर रहे थे पास बैठने की, कि मैं उनके पास बैठा, उनके पास बैठा, ये रिवायत आप समझते हैं कि दम तोड़ रही है? मैं का तो ख़त्म हो गई है, ये सोबत है, लोगों को पता ही नहीं किससे सीखना है। वो तो ये समझते जो मैंने कह दिया हरफ़े आखिर है। हालांकि हमारा सिलेबस है, गालिब हमारा सिलेबस है, मीर हमारा सिलेबस है, इकबाल हमारा सिलेबस है। तो हमने तो इनको पढ़ा, हमने तो इनकी जो ज़मीनों में शेर कहे। मसलन ये कौन आपको बताएगा कि गालिब की ज़मीन में भी शेर हो सकता है, अपना मीर की ज़मीन में, किसी की ज़मीन में भी हो सकता है, इकबाल की ज़मीन में शेर नहीं हो सकता। इकबाल इतना बड़ा जिन्न है। अदीम हाशमी कहा करते थे कि जिस ज़मीन में इकबाल की ज़मीन में हाथ डाला तो अदीम हाशमी फेल हो गया। हालांकि अदीम हाशमी ने लोगों की बहूर में गज़लें कही, और कहनी चाहिए, असातिज़ा की कहनी चाहिए। मतलब देखो बाज़ वक़्त आपकी चीज़ें बड़ी पॉपुलर हो जाती है। मतलब मीर की ज़मीन में जब मेरा शेर आया तो बहुत पॉपुलर हो गया, तो यार मेरे दोस्त ज़रा देख
मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई। इसमें अदीब ने, लेकिन शेर जब पॉपुलर होता है तो आपको पता चलता है कहाँ कहाँ शेर, वकला तहरीक में ये शेर चला क्या, मेरे दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ, वक्त खुद ही ये बताएगा कि मैं जिंदा हूँ, कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। वाह वाह। तो ये आप जब कहते हैं, बल्कि ये आप नौजवानों तक शायद मेरी बात पहुँचे, मुझे ये बात कहा करते थे अख्तर हसन जाफरी साहब, जब कभी उनका मैं सफ़र करता था, कहते साहब कभी कभी नामानूस बहरों में भी आप कहकर देखें नए नए इम्कान निकलते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपके बड़े आपको सिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश है, शायरी कुल वक्ती काम है, मैं ये समझता। और जब आप उसके साथ मुखलस हैं, शायरी भी आपके साथ मुखलस है। ये नहीं कि जैसे हमारे बड़े अच्छे खासे शायर जो हैं, जिसकी देखी अच्छा शेर देखा उसकी कलाबाजी लगा के अपना बना लिया, कोई किसी की अच्छी जमीन देखा किसी की चीज पॉपुलर हो गई है तो उसको आगे पीछे करके वो गजल बना के अपनी किसी शागिर्द को दे दी। यानी ये अजीब व गरीब, यानी ये नंबर 2 काम तो चोरी के शायर। तो मैं समझता हूँ चोरी के ये लोग चोरी के शेरों के साथ अपने आप को शायर बना, इसका फायदा क्या है? शायरी है अपना माफी ज़मीर बयान करना, अपना एक्सपीरियंस बयान करना, अपना मुशाहदा बयान करना, ये है शायर का काम, ना कि किसी और का मुशाहदा, किसी और की का ज़हन। उसका फ़ायदा क्या है? आप किसको मुतमईन करना चाहते हैं? शायरी सबसे बड़ी बात है कि आर यू सेटिस्फाइड? ब्राउनिंग ने कहा था पोइट्री इज़ नॉट ए कप ऑफ टी, इट इज़ समथिंग सीरियस। पोइट्री लाइफ है, जिंदगी है, ये आपका मतलब। तो उसमें आप इस तरीके से उसको देखो कि आप क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। तो मैंने चूंकि इंग्लिश पोइट्री पढ़ी सारी, शेक्सपियर को पढ़ा, यानी जितने भी कीट्स तक जो पढ़े, रोमांटिक्स, यंगर रोमांटिक्स, एल्डर रोमांटिक्स, फला जो मैं खुद लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ। तो जब मैं इधर आया तो जाहिर, अब देखा क्रिटिसिज्म इंग्लिश जैसा क्रिटिसिज्म किधर कहीं नहीं है। तो उर्दू में मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, मेरा तो सारा सेटअप ही सारा इंग्लिश का है। तो इससे जो कैनवस आपका वसी होता है, तो आप ओरिजिनल, असल में बात ओरिजिनल जो पोइट्री है ना, वो पोइट्री, दैट इज पोइट्री। एक अलमिया मैं देखता हूँ कि जो बड़े लोग गुजरते हैं, अभी कुछ लोग तो अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मतलब कासम साहब को भी बहुत वक्त तो नहीं हुआ, मैं उनके जनाजे में गया था, अशफाक साहब या बड़े लोग जो गुजरे हैं, उनके जाने के बाद उनको उस तरह लोग याद नहीं रखते। जिस लाहौर इतना बड़ा मरकज़ है, उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ के अदीबों शायरों को परवान चढ़ाया, उनकी किताबों पर फ्लैप लिखे, क्या कुछ किया, लेकिन उनकी बरसी आती है चुप करके गुजर जाती है, किसी को याद नहीं होती। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? असलान भाई, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, क्योंकि इसमें आप देखें ये जो हर अदारे में डिक्लाइन आया ना, ये एक दौर है अफरा तफरी का और खुद गर्जी का। और खुद गर्जी हर जगह आ गई है, इवन अदब में भी खुद गर्जी आ गई है। यानी जो चला गया उससे क्या लेना आप, यानी या तो उससे उसका मजावर बन जाए फिर तो ठीक है, उसके नाम का कमाए, आप शायर नहीं है। अगर आप खुद भी शायर हैं या आप अपना अफरा तफरी, यानी आप कहते हैं इसका फायदा मुझे कोई हो सकता नहीं हो सकता, मतलब फैज साहब का अगर फायदा हो सकता है तो आप फैज मेला भी करा लेंगे। इस तरह जिस शायर से फायदा हो सकता है उसका मेला भी, जालिब साहब का मेला हो जाता है। तो जब पीछे फैमिली अगर कोई इससे फायदा उठाया जा सकता है, तो ये सब लोग तो जिंदगी में भूल जाते हैं। अगर मैं आपको आज बताता हूँ, एक ऐसा मैं आपको हवाला देता हूँ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ऐसे नौजवान 1-2-4 मैं नाम अच्छा नहीं लगता, जिनको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिनको मैंने मिसरा बनाना सिखाया, और जब उनको पता चला कि सादुल्लाह शाह तो यार ये तो कुरान फहमी में लग गया, ये तो और तरह से इसकी पोइट्री, अच्छा अब नतीजा क्या निकला, वो मिलना ही बंद कर दिया। और ऐसे लोगों के पास वो पहुंच गए जिनको वो चोर शायर सारी उम्र कहते थे, ये चोर 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 शायर। और जब पता चला कि वो मुशायरे पढ़ा सकता है, अब फिर उस चोर के पास चले भी गए, उससे अपना मुकदमा भी लिखवा लिया, अपने फ्लैप भी लिखवा लिया। यानी इतनी यानी खुदगर्जी। और यकीन करें, जिसे वो कहता है ना, आसफ ख्वाजा आसफ कहता है, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, वो बिल्कुल नहीं है। अदब में भी ऐसे ही है। यानी आज आपके साथ बैठे हैं और आपके जो मुखालिफ हैं उनसे जाके अगर देखा कि आपसे फायदा कोई नहीं है, तो फौरन वो दूसरे चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं समझता। तो इसलिए बड़ा दिल चाहिए और बड़ा तहम्मुल चाहिए। आप अगर शायरी के साथ मुखलस हैं तो शायरी को छोड़ेगी कभी नहीं, आपके साथ रहेगी। तो अगर आप देखें, वो बेबरकत है। मुनीर न्याजी का मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन लोगों में बेबरकती है। बरकत उस वक्त आती है जब आप उसके साथ खुलूस के साथ होते हैं। तो आप ऐसे, अब तो सोशल मीडिया, आपने इधर शेर कहानी और कहते इधर कहता और ले दौड़ी, वही सूरत हाल, और कच्चे पक्के मिसरे। और बाद अक्सर मैंने देखा कि वो, अच्छा उनकी सूरत हाल भी ये है कि जब उनको कहें भाई ये शेर, कहते हैं हमने नट से ऐसे ही पढ़ा। तो देखिए बात ये है कि मैं सादुल्लाह शाह हूँ, जब मैं पोइट हूँ तो मैं तो
गलत नहीं कहूँगा, नेट गलत कह सकता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो ख्वाब भी बेवजन नहीं देखता, तो वो शेर कैसे बेवजन कहेगा, ये कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा। और बड़ी अच्छी बात बल्कि इस हवाले से उसने कही थी, गालिब ने कही थी, जब वो जेल में था तो बाहर आया तो उन्होंने कहा उस्ताद वहाँ क्या कैसी गुजरी, उन्होंने कहा 5 कोड़े लगते थे रोजाना। कहता 5 कोड़े आपको लगते थे? बहादुर शाह जफर ने आपकी सिफारिश भी की थी, फिर 5 कोड़े कैसे? कहते भाई वहाँ एक पुलिस वाला था, रोजाना 5 शेर सुनाता था। तो शायर को तो वो कोड़े लगते हैं। अच्छा, अभी इस दौर में अभी बहुत करीब तक आपने एक रिवायत जो गुजर रही थी उसको नए सिरे से उभारा था, जिंदा किया था, चैनल के ऊपर मुशायरे करवा के स्टार एशिया के ऊपर आपने बहुत सारे शायरों को बुलाया और मैं भी कई दफ़ा गया, लेकिन मज़ाफ़ात से जो शायर आपने बुलाए जो आमतौर पे चैनल पे नहीं बुलाए जाते थे उनको भी बुलाया। ये एक आपकी काविश बड़ी हसीन रही। तो आपको इसका ख्याल कैसे आया कि मैं चैनल पे ये शुरू ये करूं? बड़ा सिंपल था। मैं एक जगह मुशायरा पढ़ा, अदीबों की महफिल थी और बल्कि उसमें सहाफ़ियों की थी महफिल। तो वहाँ जो सहाफ़ी थे, अब मैंने जो इन्वाइटेड था मैं, तो वहाँ जो स्टेज पे थे तो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि करोड़ में सादुल्ला शाह बैठा और हमसे शेर न सुने। तो मैं स्टेज पे आ गया, जब मैंने शायरी सुनाई तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े कमाल आदमी थे, जो स्टार एशिया के जी जी बिल्कुल मालिक ऑनर थे। उन्होंने मुझे कहा जी मैं कल आप मेरे चैनल आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, कहते बस यार आप कैसी शायरी, अब तो कमाल आपने कर दी। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे सुना था। जब मैं उनके चैनल पे गया जेल रोड पर, तो मुझे कहते कि वो इतना कुछ इत्मीनान किया हुआ मेरे लिए। पहली बात ये कि कहते आप मेरा कौन सा प्रोग्राम करेंगे, आप प्रोग्राम का नाम बताएं फटाफट, आपका हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं कही अब तो कोई बात, कहते बस छोड़ दें इस बात को, जो आप नाम रखेंगे। नाम भी फिर उन्होंने खुद ही रख दिया कि गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ, ये आपका प्रोग्राम होगा हर वीक। मैं बड़ा हैरान हूँ, और लेकिन इनका इतना प्यार था। आप तो मिले हुए हैं, मैं मिला हूँ, आपने उनके साथ बैठ के खाना भी खाया हुआ सर। तो आपके अबू भी एक तो आए मेरे आए, तो रियाज साहब जी जी, तो वो इतने उन्होंने मोहब्बत दी कि मैं जब शायरों को बुलाता तो शायरों की इतनी तकरीम करते थे, एहतराम करते थे। मेरा कोई शायर ऐसा नहीं जो ना वहाँ आया। तो आप तो 3-4 महफिलों में वहाँ आए, अपने आगाज़ भी आपसे होता था, आपकी नात से होता था। तो वो फिर हमने की तकरीबन 150-200 प्रोग्राम किए। वो मेरे साथ एक यानी स्टेज शो भी करना चाहते थे, बड़े मतलब उनका बड़े बाज़ौक़ आदमी थे। लेकिन बस वो फिर अब वो दूर चले गए, अब उनका मिलिट्री अकाउंट से, अब वो बार बार कह रहे हैं कि उसको दोबारा, हमारे वालिद का जो एक आइडिया है उसको दोबारा, अब देखें दोबारा कब शुरू करते हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया चैनल शुरू कर। तो शाह जी, अभी आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मज़ाफ़ात में जो शायरी हो रही है और मरकज़ में जो शायरी हो रही, कहीं भी लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है और उनके गिरदो नवा में, तो जो मज़ाफ़ाती शायरी है वो बड़ी हो रही है या मरकज़ की शायरी बड़ी हो रही है? मज़ाफ़ात में बड़ी शायरी हो रही है। मज़ाफ़ात में देखें लोगों का एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं कच्चा फल होता है उसका जायका ही और होता है। तो वो जो लोग हैं वो रॉ हैं बिल्कुल। अच्छा, वहाँ भी हर बंदे को ख्वाब आता है, इवन एक अंधे को भी ख्वाब आता है। तो वो ख्वाब उनके और तरह के ख्वाब हैं, और जहाँ महरूमी होगी वहाँ तलब भी बहुत ज़्यादा होगी। महरूमी हमेशा आदमी को बड़ा बनाती है। मैंने कहा महरूमियों का और भी एहसास यूँ हुआ, चाहा था जो भी तेरे सिवा मुझको मिल गया। तो महरूमियों को जो एहसास है ना वो बड़ा अजीब होता है। तो उनकी शायरी, वो लोग शायरी हम तक पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग जो वही मैं जो बात की, जो दौरे करते हैं मुज़ाफ़ात के, वहाँ बेचारे नौजवानों के शेर सुनते हैं और हाँ के अपने क्या लेते हैं, अपने नाम से कर लेते हैं। इसी तरह शायरी पहुंची, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और इसकी बाकायदा मिसालें हैं कि अच्छे शेर किसी नौजवान ने कहा, पता चला लाहौर पहले पहुंच गया, और वो बंदा जो दौरे करके आता है, तो मैं इसको शायरी नहीं समझता। तो बहरहाल मुज़ाफ़ात के लोग बड़े अच्छे, इसलिए मैं मुज़ाफ़ात को यहाँ लोगों को बुलाता रहा हूँ, और मैं मजाक भी करता। अभी मुझे एक चैनल में बुलाया था, तो वहाँ मुज़ाफ़ात से लोग आए थे। मैंने कहा अच्छा किया यार आपने नौजवानों को बुला लिया ताकि इनकी शायरी अब चोरी शायद ना हो। तो मुज़ाफ़ात के लोगों को बुलाना चाहिए, उनका हक है, और उनमें यकीन करें ताज़गी बहुत होती है, ताज़गी होती है, नए-नए मज़ामीन बाज़ औक़ात नज़र आ जाते हैं। क्योंकि जैसे शहर में आप रह रहे हैं, आपकी शायरी में वो आलूदगी आ जाती है, आनी है, हर चीज़ में आती है। आप बड़े मकान में रहें, आपकी वुसअत और होती है। अब हवेलियों में रहने वाले लोगों के दिल बड़े होते हैं, तो इसलिए ये जगह होती है ना वो बड़ी असरअंदाज होती है। अब सेहत अफजा मकाम में रहेंगे, यकीन असरअंदाज होगी। तो इसलिए मुज़ाफ़ा से मैं तो आई लव ये जो मुज़ाफ़ात के लोग हैं, तो ये बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आला। हम तो खुद एक आप और हम तकरीबन एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं बुनियादी तौर पर। तो
शाह जी, इस दौर का सबसे बड़ा शायर किसे मानते हैं जिंदा लोगों में? देखिए जिंदा लोगों में मुझे अगर आप नाम लेंगे तो जाहिर बात है वो तो एक ही बंदा आता है, खुर्शीद रिजवी साहब आते हैं जिंदा लोगों में से। जफर इकबाल साहब को आप इनकार नहीं कर सकते। मैं अगर जफर इकबाल साहब से बड़े हैं लेकिन हम छेड़छाड़ भी करते हैं, उनके साथ मजाक भी है, लेकिन मैं जफर इकबाल साहब की यानी उनकी कद का कायल हूँ और उनकी इल्मियत का और उनके तजर्बे का। और नो डाउट बाद में मजाक भी करते रहते हैं उनके साथ। एक दिन मैंने लिखा भी, उन्होंने गालिब की गलतियां निकाली थी तो मैंने उनके बगैर लिखा जवाब दिया उसका, तो वो मुझे कहते वो प्यार से गुस्से भी होते हैं। लेकिन बहरहाल जफर इकबाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने हट कर बात की है, कंट्रोवर्शियल होने की कोशिश की है। यही मैं बात करने लगा था आपकी इस बात से। कल अब नासिर साहब आए हुए थे, नासिर बशीर, तो उनसे भी जफ़र इकबाल के हवाले से ना, जफ़र इकबाल साहब के हवाले से बात हुई, तो वो उस ये डिस्कशन थोड़ी हुई उस प्रोग्राम में कि जफ़र साहब जो है वो बाद औक़ात ऐसा शेर कहने की कोशिश करते हैं जो उनके कद को लगा नहीं रखता। यानी वो मुख्तलिफ, पिछले दिनों उन्होंने हिंदुस्तान की एक अदाकारा पे गज़ल कह दी और उनके जो साहबजादे आफ्ताब इकबाल, वो अपने हर शो में उनका शेर बताते हैं, लेकिन जफ़र इकबाल का शेर ज़बां ज़दे खासो आम क्यों नहीं होता है? आप तो कुछ भी नहीं फिर कह रहे बात, आपने कुछ भी नहीं सुना ना कुछ भी पढ़ा उनके बारे में। ये तो बड़ी मामूली बातें हैं। उन्होंने तो हनुमान पर पूरी किताब लिख दी और उनकी पोर्नोग्राफी अगर आप देखें, मैं तो कोट ही कर सकता, या मुझे आती है, मैंने पढ़े ही है, लेकिन मैं कोट नहीं कर सकता। असल में ये होगा कि आने वाला जो मेरा लिखने वाला होगा वो ये भी कहेगा कि जफर इकबाल साहब तजुर्बात की नजर हो गए, अपने तजुर्बात में वो बह गए हैं। इन्होंने वो जो गुलाफ्ताब जिसमें लक्कड़ बक्कड़ यक्कड़ काफी जो इस्तेमाल किए हैं, वो मैंने पढ़ी भी है। रत्बो याबस भी वो तो नाम क्या था रत्बो याबस, लेकिन वो किताब तो है इस तरह गुलाफ्ताब जो है ना जिसमें। अच्छा, उसमें जफर इकबाल आपको नजर आएगा तो सिर्फ 2-3 अशार में नजर आएगा कि वही के मतलब किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आदो न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला, या और कुछ 2-4 अशार है। तो आपको यानी ये देखें, ये भी अल्लाह पाक की खास आप पे नेमत होती है कि आपके शेर ज़बान से आम हो जाए। लेकिन चंद शेरों वाला शायर भी बड़ा शायर हो जाता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं आपकी उम्र में जफर इकबाल से आधी उम्र का बैठा हूँ, लेकिन आप देखेंगे मेरे कितने वायरल हुए शेर, मतलब उनकी तादाद सैकड़ों में है। बल्कि आसफ शेख कुछ लोग, यानी आप बात करें, आपको अगला मिसरा, मैंने इवन नीलाम घर में जब मैंने पहला मिसरा पढ़ा कि जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, क्राउड ने आगे से मिसरा पढ़ा, तुम्ही को हमने चाहा था तुम्ही मिलते तो अच्छा था। यानी जब भी मैं अपना कुछ, मसलन मैं कहीं पढ़ता हूँ कि मुझसा कोई जहान में नादान भी ना हो, आप देख लें लोग पड़ेगी करके जो इश्क कहता है नुकसान भी ना हो। तो ये सर बहुत बातें जो आपके शख्सियत जो है ना ये शेरों में ढलती है। मतलब मैं एक शेर जरूर कोट करना चाहूँगा नौजवानों के लिए। मैंने एक शेर कहा था कि मत शिकायत करो ज़माने की, मत शिकायत करो ज़माने की, ये अलामत है हार जाने की। यानी आप अपना एक प्रोसेस जो है या और इसको मैं कहता हूँ जिसमें उम्मीद नजर आती है ना, उस किस्म की पोइट्री होनी चाहिए। अभी थोड़ा कुछ अर्सा हुआ डॉक्टर अजमल नियाज़ी का इंतकाल हुआ। नियाज़ी साहब मुनीर नियाज़ी को गालिब से बड़ा शायर समझते थे, आप उनकी इस राय से मुत्तफिक हैं? देखें जी, इस हद तक तो ये बात यानी आप इसको लुत्फ ले सकते हैं इस बात का कि ये तो आपने बात उनसे सुनी है ना अजमल नियाज़ी से, मैंने तो खुद मुनीर नियाज़ी साहब से सुनी है। अच्छा, वो इस तरह नहीं थी। जब आंटी सुगरा जो थी उनकी बेगम पहली जो थी, वो जो एडमिट थी, तो मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी एमए कर रहा था, तो मैं जाता था उनके पास बैठता था और उनसे पूछता था न्याज़ी साहब रात शायरी कैसे करते हैं, किस तरीके से इनकी, यानी इतना जुनून होता था। तो वो इतना प्यार करती थी, मेरे पास बिठा लेती थी, बताती थी। तो न्याज़ी साहब ऊपर से कभी आ जाते थे, वो सादुल्लाह शाह हुआ है, तो फिर कहते चलो यार कुछ चीज़ लेके आए। मैं न्याज़ी साहब के साथ मिलकर हम कोई यानी फ्रूट या कुछ चीज़ लेने जाते थे। यकीनन दोनों जा रहे होते थे, बाद में गाड़ियाँ रुक जाती थी कि मुनीर नियाज़ी जा रहा है। तो फिर मतलब इस तरह उनका एक खूबसूरत थे, ब्यूटी थी, जो उनके जो बाल थे अच्छे सफेद थे, लेकिन उनको जचते थे। या पठान थे ना, या इनको जचे या बहार को जचे जो अदाकार है उनको वाइट बड़े जचे। तो जैसे इंदिरा गांधी ने लट रखी थी वाइट। अच्छा, बहरहाल वो फिर ना न्याज़ी साहब एक दिन मुझे कहने लगे, जब हम दाखिल हो रहे थे ना उसमें गंगाराम में, तो मुझे कहते सादुल्लाह शाह रात एक बंदे का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि गालिब जो है ना ठीक है गालिब है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको ये वो बात बता रहा हूँ, कहते जिस तरह आपकी मिसाल ऐसी जैसे कुंदन सोने की होती है, यानी जिसको
भट्टी। तो इस तरह की उन्होंने मुझे बात की, चूंकि एग्जैक्ट मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। ये उसने भी कहा था, मुन्नू भाई ने भी कहा था एक बंदे को जो मुनीर नियाज़ी को मिलने जा रहा था, उसने कहा कोई देखना, ज़रा ख्याल करना, वहाँ गालिब की तारीफ ना कर लेना, वो महसूस कर जाते हैं। तो ये बातें कुछ मजाक में होती थी, लेकिन ये सच्ची बात है कि मुनीर नियाज़ी ऐसे ही ओरिजिनल था जैसे मीर ओरिजिनल था। क्योंकि देखें, डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया साहब भी यही कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं कि मीर ओरिजिनल है, गालिब ओरिजिनल नहीं है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि गालिब ने तो उससे बेदल से भी फायदा उठाया, और बल्कि आपको शेर भी ऐसा मिल जाएगा जिसमें बेदल के शेर की काके की का फर्क, बाकी वही है। तो वो मैं उसको क्या हवाला दूं। बहरहाल इसी तरह अपने अहद में मुनीर नियाज़ी ओरिजिनल था, और मुनीर नियाज़ी की एक फ़ज़ा थी, उसने एक फ़ज़ा क्रिएट की है। उसका आप पेडिस्टल जो भी कह लें, लेकिन जो भी उसका एक कैनवस था जिसमें वो मुनीर नियाज़ी नजर आता है। अपना तस्ता है उनका एक, क्योंकि वो मुनीर नियाज़ी इन लोगों की शायरी को कहा करता था ये स्टेटमेंट है। मतलब किसी ने हवाला फराज का दिया या किसी का दिया, तो मुनीर नियाज़ी का ये क्या, ये तो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नहीं, वो नामालूम से मालूम की तरफ आते थे। वो हम, चूंकि उनके साथ बहुत ही बैठना उठना था, बहुत ही बैठना। और ये बात है कि लोग यह समझते हैं कि वो बहुत पढ़ते थे। मसलन वो गायकी भी कुछ सुनते थे, फिर उसका क्लासिक्स को काफ़ी पढ़ते थे। और मैंने उनके घर इंग्लिश बुक्स कुछ ऐसी, और ऐसे नहीं कि वो आप समझते हैं कि मुनीर नियाज़ी साहब को इस तरह बहुत पढ़े लिखे थे और समझते थे और फन को भी समझते थे। तो इसलिए मुनीर नियाज़ी नहीं पैदा होगा दूसरा, मुनीर नियाज़ी था। क्योंकि देखें ना, ये आप ज़फ़र इक़बाल साहब की बात कर रहे हैं, मुनफरद ये भी है, मुनफरद मुनीर नियाज़ी भी था। वो मुनफरद और वो इंफरादियत और थी, वो खूबसूरती थी। ये ऐसे ही आप जैसे पत्थर के साथ कोई चीज़ रख दें और आप कहें ये इस ऐसी इंफरादियत का मुस्तकबिल में या आने वाले दौर में उसका कोई वाज़े नहीं होगा कि ये क्या इंफरादियत मजाक। तो मिसाल के तौर पे आप यकीन करें, इंडिया में जब पाकिस्तान 18 रन से हारा था इधर स्टेडियम में, मैं वहाँ मौजूद था जब इमरान खान कप्तान था। तो वो स्टेडियम में मैं मौजूद था, वहाँ एक आदमी ने उल्टी पैंट पहनी हुई थी इसकी जीन की, और जहां से गुजरता तो कहते भाई जी तुसी उल्टी पैंट पाई, कहता मैं अन्ना, मैंने नहीं पता, मैं घरों पा के आया। अब उसको आप क्या कहेंगे? यानी ये जानबूझ के इस तरह की बात करना, उल्टी पैंट पहनना, ये इंफरादियत नहीं है। इंफरादियत ये है कि खूबसूरतों में से खूबसूरत लगे आप, एक माहौल में खूबसूरत लगे, उसमें आप कोई नया शेर कहें, अच्छा शेर कहें, जो आपके फितरी उसके साथ आए, बिल्कुल तख्लीक आए, वो इंफरादियत है। ये तो नहीं होता कि आप शौरी कोशिश करके आप ऐसा काम करें। आप देखें ना, जो सादगी है, सिंपल, पता ना चले यार ये क्यों खूबसूरत लग रहा है, वो ऐसी उसकी यानी तनासब ऐसा हो, उसकी आपकी मैचिंग ऐसी हो, कपड़ों की मैचिंग ऐसी हो, आप अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, बस दैट्स ऑल। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मजीद अमजद इकबाल के बाद ट्रेंड सेटर शायर और सबसे बड़ा शायर है। फैज़, फराज और ये लोग उस सिलसिले में नहीं आते हैं। वो सर मानवीय एतबार से बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखें, आम एक बंदा पायलट है, उसने कपड़े पहने होते हैं, आपको पता है ये पायलट है, जहाज चलाता है। एक बंदे ने कपड़े पहने हैं बेड ढब से, इतने वो बड़े, उसके अंदर हवा भरी हुई है और पता नहीं, तो पता चलता है ये तो जो है ना, ये तो खलाई पायलट है, ये जेट में जाएगा, ये मतलब ऊपर जाना। अब जाहिर बात है उसकी परवाज बुलंद है, उसने चांद पे जाना है, तो उसने उसकी ड्रेसिंग और है, एक ने मतलब जहाज चलाना, उसकी ड्रेसिंग और है। तो इस तरह मजीद अमजद के लगता है कि मजीद अमजद के हाँ बाज़ औक़ात देखे उनके तो इतने ऐसे तजर्बात हैं, मतलब फेलन के ऐसे तजर्बात हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि लगेगा ये नसर है। और बड़ी शायरी की अलामत भी यही, बाज़ को नसर लगने लगती है। असल में हाँ मजीद अमजद के हाँ, जैसे इकबाल के हाँ थॉट, देखिए दो चीज़ें। असल मैं चूँकि मैंने सारी उम्र यही पढ़ाया, लिटरेचर पढ़ाया, तो वो जो कॉलेज था वो यही कहता था कि असल में जो मास्टरपीस होता है ना, शाहकार होता है, व्हेन योर डिक्शन जो है ना, डिक्शन और उसकी जो आपकी क्या उसे कहना चाहिए, कंटेंट जो है उसमें मुनासिबत चाहिए, कंटेंट और डिक्शन। अगर आपका कंटेंट बड़ा है, डिक्शन आम सी है, यानी ज़बान आम सी है, आपका मजमून बड़ा है, तो वो भी मैच नहीं खाएगा। तो इसलिए जब आपका कंटेंट बड़ा होता है, उसका डिक्शन भी बड़ी आती है, और तरह की डिक्शन होती है, वो नामानुस होती है। उसकी मिसाल इंग्लिश में आपको मिल्टन मिलेगी, पैराडाइज लॉस्ट में मिलेगी, इकबाल के यहाँ आपको मिलेगा डिक्शन, एक पंपोसिटी ऑफ है, सबलिमिटी है, वो बड़ापन है, वो सऊद है, वो ऊंचापन है, वो सारा आपको मिलेगा उर्दू में। तो वो शायर भी उतना बड़ा जिन्न होगा, जैसे इकबाल जिन्न। इसी तरह मजीद अमजद भी उन्हीं लोगों में है जो बड़े लोग थे, जिनके यहाँ मौजूआत बड़े थे, जिनके यहाँ थॉट प्रोसेस था, तो उनके लिए डिक्शन भी उसकी उस तरह। वो आम लोगों के लिए मनुष्य, आम बंदों की शायरी, वो शायरों के शायर है, जिसकी एक मिसाल अख्तर हुसैन जाफरी भी है, उनके यहाँ तगज़ल भी बड़ा है। अब अख्तर हुसैन जाफरी किसी तौर पे, यानी आप
इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मजीद अमजद का नाम लेंगे, मीरा जी का नाम लेंगे, नूनवी राशिद का नाम लेंगे, तो चौथा बंदा इनके साथ आएगा अख्तर हसन जाफरी। नज़्म के एतबार से कासमी साहब के नज़दीक तो सबसे बड़ा शायर अख्तर हसन जाफरी है, क्योंकि उनके यहाँ तगज़ल भी है नज़्म में। लेकिन चूँकि मौज़ूआत हम देखते हैं और वो जो यानी तनव्वुर था वो आपको इन सबसे ज़्यादा, मतलब नूनवी राशिद वगैरह से भी ज़्यादा आपको उस मजीद अमजद में मिलेगा। अब एक और नई बात देखें, नई एक मैंने कहा कहते यार सादुल्लाह शाह नई बात छेड़ देता है। मैंने कहा जो मेरा दिमाग जिसको कबूल करता है ना, मैं वो बात करता हूँ। मसलन आपने कूज़ागर सुना होगा, हर शायर, हर चौथा शायर, दूसरा शायर मैं कूज़ागर हूँ। मैंने कहा जी मैं कूज़ागर को शायर ही नहीं समझता, क्योंकि उसमें बनावट है। आप एक बर्तन बना रहे हैं, मैं शायर उसको समझे, वो ये खुद बदियत है, अल्लाह की देन है। कूज़ागर नहीं होता शायर, शायर ये बर्तन नहीं बनाता या इस तरह से शेर नहीं बनाता, घड़ता नहीं है। जो शेर को घड़ता है वो बात होगी ना आमद और अबुर्द वाली। तो मैं अबुर्द का किसी हद तक कायल हूँ कि आप फन आपको आना चाहिए, लेकिन आमद का मैं बहुत कायल हूँ। हाँ जी, आमद अच्छी होगी तो अबुर्द उसमें निखार पैदा करेगा, अगर आमद ही नहीं अच्छी होगी तो अबुर्द क्या करेगा। ये खुदा करी बहुत बात की बात है। असल चीज़ है कि आप बनाते क्या हैं। तो इसलिए मैं भी मतलब उसी तरह मैं समझता हूँ कि निखार जो है ना आप करें, आपको फन आना चाहिए, क्राफ्ट आना चाहिए। मैं इसका मतलब इनकार नहीं करता, लेकिन ये बात की बात। जो हमारे अदबी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कराची होती है, लाहौर होती है, ज़्यादा यहीं होती है, इस्लामाबाद ज़रा कम होती हैं, तो वही लोग कराची की कॉन्फ्रेंसेस में हमें नज़र आते हैं, वही लोग लाहौर की कॉन्फ्रेंसेस में नज़र आते हैं, ना वहाँ बदलते हैं ना यहाँ बदलते हैं। ये सिलेक्टेड लोग जो है वही लोगों का उस एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, आप इसको क्या देखते हैं? सर मन तेरा हाजी बगो एम तुम्हारा हाजी बगो। आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। ये एक माफिया है, एक फैमिली है जिसने इंजॉयमेंट का ये जरिया बनाया हुआ है। वगरना मैं तो बताऊँ, मैं वहाँ इस्लामाबाद गया, वहाँ टीवी वाले ने मुझे बुलाया, वहाँ इत्तेफाक से उनका एक बंदा आ गया, वो एक शाह साहब जो कराते हैं वहाँ कॉन्फ्रेंस, मुझे उनका नाम भी नहीं आता, उनका एक बंदा था, वो मेरे इत्तेफाक से प्रोग्राम में आ गया। तो ये बात वाली थी, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार मेरी बात बताओ। अव्वल तो मैं कहता हूँ मत शिकायत करो, ज़माने की हलामत है हार जाने की, मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। आप कराची में कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है कि मेरा अदबी काट क्या है? आपके कराची के कितने बेशुमार लोग हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग होंगे जो सादुल्लाह शाह को पढ़ते हैं, और मेरी किताबें वहाँ, मेरे एडिशन के एडिशन वहाँ सेल होते हैं। और आप भी ये मानते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं आप इंटरव्यू के लिए आए। लेकिन मुझे बताएं, मैंने सारी उम्र गुजार दी और मेरी इतनी किताबें हैं, और मुझ पे 2-3 किताबें मेरी मुझ पे लिखी गई हैं, और इतना कुछ मुझ पे लिखा गया है, तो आपने मुझे एक दफ़ा भी इन्वाइट किया? इसलिए इन्वाइट नहीं किया कि मैं मुँह फट हूँ। आप मेरे जैसे बंदे को आपको बुलाने का फायदा कोई नहीं, उल्टा मैं ही कोई उसमें, आप उनको बुलाते हैं जो इनको उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया, वो इनवाइटेड होते हैं, इसलिए कि आपसे ताल्लुक है, आपकी वो यानी इज्जत करते हैं, आपका मतलब बड़ा वो आपका तारीफें करते हैं। तो इसलिए ये वो मंत्रा हाजी बको तुम्हारा हाजी बको एक दूसरे की। और ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो एलीट क्लास है इसकी अदब की, जो थोड़े से वेल ऑफ हैं, थोड़े से उनमें वो खास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कुछ है। लेकिन मैं उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ नहीं, मेरे बड़े प्यारे हैं। मैं कराची गया तो मैं 19-20 दिन वहाँ लोगों के घर में मेहमान रहा। कराची में मैं गया तो 19-20 दिन मैं लोगों के घरों में मेहमान था। लोग मुझे पढ़ते थे, मेरी किताब सबको पता था, जहाँ फूलों को खिलाता जो किताब थी मेरी, तुम्हें मिलता अच्छा था। उस हवाले से वहाँ की नौजवान नस्ल सारे मुझे जानते। फातिमा हसन के पास मैं गया था वहाँ, इवन वहाँ आप देखें कि जब मुझे अपने इसके साथ जो बहुत अहम शायर थे फातिमा हसन के साथ जमाल सानी, वो डेथ बेड पे थे। आप यहाँ से देख ले, मैं उनको मिलने के लिए गया, फातिमा से मेरे साथ ही, तो अपने बच्चों को बुला लिया, कहता देखो यार ये सादुल्लाह शाह आया है, तो ये मतलब इतना बड़ी मेरी तारीफें कि मुझसे बल्कि अपने बारे में राय लिखवाई। और फिर उसका कहते मैं लाहौर आया तो वहाँ यार जश्न करेंगे, यानी वो एक उनका एक बड़ा अहम शायर जमाल सानी, वो मेरी बल्कि बड़ा उसने मज़ेदार लतीफ़ उसने कहता सादुल्लाह शाह देखो यार मैं इधर बड़ा हुआ हूँ, तो वो डेथ बेड पे था। कहता देखो मेरी फातिमा हसन ने मेरी पूरी फैमिली को अपने घर बुला लिया है ताकि मुझे देख सके, और मेरी वजह से फातिमा हसन यानी मियाँ बीवी को एक कमरे में सोना पड़ा। यानी इस तरह की मज़ेदार बातें वहाँ हम करते रहे। तो वो यानी वो लोग ओन करते हैं, मुझे अच्छी तरह ओन करते हैं ये लोग हैं। लेकिन वो जो कॉन्फ्रेंस है वो चूँकि उसकी नौयत और है, वो उसी तक वक्त बुलाएंगे जब वो कोई मुझे मेरा कहेगा या कोई इस तरह की मेरी उनके साथ कोई लिंकअप होगा, वो मयार पे नहीं बुलाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें ना, मैं जो बंदा हर कॉन्फ्रेंस में इन्वाइटेड होता है इस्लामाबाद, अगर मैं उसका सिर्फ हवाला दे रहा हूँ ना, मैं तो हर कॉन्फ्रेंस में इन्वाइटेड होता हूँ। बल्कि इस दफ़ा खान साहब के ज़माने में जब अभी हुई है एक वो जो था फेमस का, मेरी तस्वीर भी लगाई उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं खान को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि खान ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए।
मैं उसमें नहीं आऊँगा। मैंने इनकार किया, अब यकीन करें 2-3 जगह पे मैंने इनकार किया, मैं नहीं गया। इतना मुझ में हौसला है, क्योंकि मुझे क्या लेना किसी से, मुझे पता मेरे शेर पड़े जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरे दुश्मनों मुझे दुख न दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे पढ़ रहा है ये शायर, तो कोई बात है मेरी बात में? आखिर मेरी किताबों के इतने एडिशन बिके हैं, अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ दिया, तो आखिर कोई बात तो है ना। तो इसलिए मुझे कोई नहीं इनवाइट करता तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि कराची वालों ने आज तक मुझे इनवाइट नहीं किया, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझे इनवाइट किया जाए। मैं कहा नहीं इनवाइट, मैं कोई बात नहीं इससे। वो तो चूंकि मेरी बात हुई तो इसलिए मैंने कहा कि ये लॉबीज हैं, ये लॉबीज हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। शाह जी बातें इतनी ज़्यादा है और वो इतना है सारा, और लेकिन आप आएँ और आपसे शायरी ना सुनी जाए, आपकी कोई गज़ल ना सुनी जाए, ये कैसे हो सकता है? बल्कि आप एक अपनी गज़ल, और ज़ाहिर आप नात बहुत अकीदत से कहते हैं और नात आपका एक, नात से आपको बहुत शगफ़ है, तो कुछ अशार सुनाएं आप। फिर हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, वो हम करते हैं। इसके एक तो मैं हमद के 2-4 शायर सुनाऊंगा नात के, और फिर उसके बाद जी कि ये मैंने असल में हमद, जब मैं पहली दफ़ा उम्रा करने गया ना, तो मैंने खाना काबा को देखते ही वो अल्लाह से हमद मांगी, तो फिर मैंने वो हमद जो है, आलम तोहफ़े हरम सबसे निराला है मियाँ, वाह, आलम तोहफ़े हरम सबसे निराला सबसे निराला है मियाँ, एक मंजर है कि बस देखने वाला है मियाँ, सुभान अल्लाह, रंग सारे ही यहाँ जज्ब हुए जाते हैं, आहा, रंग सारे ही यहाँ जज्ब हुए जाते हैं, और गर्दश में जहाँ भर का उजाला है मियाँ, वाह वाह वाह, और वालेहाना कोई पत्थर को कहाँ चूमता है, आहा, सुभान वालेहाना कोई पत्थर को कहाँ चूमता है, इस मोहब्बत में मोहम्मद का हवाला है मियाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, और देख बख्शा है हमें कैसे हरम का तोहफा, आहा, देख बख्शा है हमें कैसे हरम का हरम का तोहफा, तोहफा, उसने जन्नत से अगर हमको निकाला है वाह मियाँ, वाह वाह, और साद हुज्जत है मेरी बात पे अजमत उसकी, वाह, साद हुज्जत है मेरी बात पे अजमत उसकी, आहा, उसने दर से तो किसी को नहीं टाला है मियाँ। वाह वाह, और नात के 2-4 अशार थे कि यकीन कुछ भी नहीं है, गुमान कुछ भी नहीं, वाह, यकीन कुछ भी नहीं है, गुमान कुछ भी नहीं, जो तू नहीं है तो सारा जहान कुछ भी नहीं, वाह वाह, तेरे ही नाम से पहचान है मेरे आका, आहा, तेरे ही नाम से पहचान है मेरे आका, वगरना अपना तो नामो निशान कुछ भी नहीं, वाह वाह, तेरे ही नाम से पहचान है मेरे आका, वगरना अपना तो नामो निशान कुछ भी नहीं। और एक मैंने कहा था कि कब कहा है मुझे खुदाई दे, ए खुदा खुद से आशनाई दे, वाह, मैं मोहम्मद का मानने वाला सलसल, मैं मोहम्मद का मानने वाला, करबला तक मुझे रसाई दे। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अशार तो असल में मैं ये बताना था, ये एक चीज़ रह गई थी। मैंने कहा कि असलम कौलसी साहब मरहूम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत से करे, बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं। हाँ, उन्होंने एक मुशारे में बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी सादुल्ला शाह के 2 अदवार जो बनते हैं ना वो बड़े अजीब हैं। एक वो दौर है रोमांटिक का जहाँ दुनिया की दीवानी थी शायरी की, वो था कि जहाँ फूलों को खिलना था। मैंने आगाज ही आपकी उस बात से किया। तो उन्होंने कहा तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्हें मिलता था। कहते फिर वो जब इसका दूसरा दौर शुरू हुआ, वो उससे शुरू हुआ कि मेरे दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वो सारी बुकला तहरीक की शायरी भी मैंने की। जितने बुकला के दौर में जो शायरी स्टेजों में पढ़ी जाती थी वो मैंने की थी। बल्कि उसमें 1-2 बड़े मारूफ शेर हुए थे। वो जो कहता है कि इंसाफ मिलेगा सबको, उसने मुनसब को सूली पे चढ़ा रखा है। ए खुदा लोग तुझे देखते हैं और तूने एक फिरौन की मोहलत को बढ़ा रखा है। साथ सच बात छुपाई नहीं जाती मुझसे, मैंने सादात के परचम को उठा रखा है। तो उस दौर की पोइट्री जो इतनी बुकला सारी थी, तो आम फिर उसके बाद संजीदगी बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें था एक गजल के इशारे के लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, वाह, लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, मर गए हम तेरे मायार तक आते आते। वाह, लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, मर गए हम तेरे मायार तक आते आते। और एक लम्हे की मसाफत ही बहुत होती है, एक लम्हे की मसाफत ही बहुत होती है, हमको तो उम्र लगी यार तक आते आते। वाह वाह वाह, ऐसे लगता है कि आसूदगी किस्मत में थी, जल गए साया दीवार तक आते आते। और बात ऐसी है बताने की नहीं दुनिया को, बात ऐसी है बताने की नहीं दुनिया को, वाह वाह, रो पड़े हम भी खरीदार तक आते आते। और एक तो शार और के अपना तोड़ डाले हैं जो दरिया ने किनारे सारे, कौन देखेगा तहे आप नजारे सारे। सख्त मुश्किल थी मगर नामे खुदा के आगे, रख दिए एक तरफ मैंने सहारे सारे। नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को,
नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को, और दुनिया ने भी फिर कर्ज उतारे सारे। सारे सारे वाह। नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को, और दुनिया ने भी फिर कर्ज उतारे सारे। और हासिले उम्र वही तिफला एक गिरिया कुना, आहा हासिले उम्र वही तिफला एक गिरिया कुना, हाथ से छूट गए जिसके गुब्बारे सारे। सारे वाह। और हम के चेहरे पे न लाए कभी वीरानी को, हम के चेहरे पे न लाए कभी वीरानी को, क्या ये काफी नहीं जालिम तेरी हैरानी को। आहा और शेर देखो कि कारे फरहाद से ये कम तो नहीं जो हमने, आहा कारे फरहाद से ये कम तो नहीं जो हमने, आंख से दिल की तरफ मोड़ दिया पानी को। वाह वाह वाह। कारे फरहाद से ये कम तो नहीं जो हमने, आंख से दिल की तरफ मोड़ दिया पानी को, जिसमें मफहूम हो कोई न कोई रंगे गजल, आहा जिसमें मफहूम हो कोई न कोई रंगे गजल, साथ जी आग लगे ऐसी ज़बानदानी को। वाह वाह। तो एक नौजवानों के लिए दो तीन अशार सुन लें कि उसने बस इतना कहा मैंने सोचा कुछ नहीं, उसने बस इतना कहा मैंने सोचा कुछ नहीं, मैं वहीं पथरा गया, मैंने सोचा कुछ नहीं। वाह। क्या है वो कैसा है वो, मुझको इससे क्या गरज, आहा क्या है वो कैसा है वो, मुझको इससे क्या गरज, वो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कुछ नहीं। और मैं भी तो इंसान था, एक खामी रह गई, मैं भी तो इंसान था, एक खामी रह गई, मैंने जिसको दिल दिया मैंने सोचा कुछ नहीं। और उसके बारे सोचना भी रात दिन, उसके बारे सोचना भी रात दिन, फिर भी मुझको यूं लगा मैंने सोचा कुछ नहीं। और उससे मैंने क्या कहा ये तो है एक वाकया, उससे मैंने क्या कहा ये तो है एक वाकया, ये भी है एक वाकया, मैंने सोचा कुछ नहीं। बहुत अच्छे। और नफरतें थी साथ जी चाहतों के दरमियान, चाहतों में क्या हुआ मैंने सोचा कुछ नहीं। वाह वाह बहुत अच्छा। और पंजाबी के एक दो शेर के मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, आहा मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कल्ला रह जांदा बहुते यार बनावन नाल, सदियां दूर मैं होया वां ओनू कोल बुलावन नाल, पहली गल भी नहीं रहंदी बहुती गल वधावन नाल। क्या बात है। पहली गल भी नहीं रहंदी बहुती गल वधावन नाल, शाह जी कई एहसान गए एक एहसान जितावन नाल। और आया जद मैं लहर दे विच, आया जद मैं लहर दे विच, कुछ भी ना तकिया ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ही जागते ने रात के पिछले पैर ਦੇ ਵਿੱਚ। जो पंजाबी भी मेरी बहुत ज़्यादा कुलियात इसकी आई मेरी, तो मैंने कहा पंजाबी का ज़रा, जो आपको पता है कि मैं पहला शायर हूँ जिसका 46 की उम्र में, 46 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी का थीसिस होगा, ये तो रिकॉर्ड में है, इस पे बड़ी कोर्ट तक बात गई ये 65 एज होती है तो इसका जल्दी क्यों, तो वो खतून ने कहा जी मैं कोर्ट चली जाऊंगी आप, फिर फैसला किया बोर्ड ने और मुझ पर थीसिस पंजाब यूनिवर्सिटी का हो गया, उर्दू का भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी हो गया। एक सेगमेंट है रैपिड फायर, वो एक सवाल होता है उसमें ऑप्शन में से एक जवाब देना होता है, ये आखिर में होता है। घर या घर से बाहर? मैं घर पे ही होता हूँ। बेगम के हाथ का खाना या बाहर का खाना? नहीं जी मेरे बेगम जैसे खाना ही कोई नहीं पकाता। अच्छा। और फिर उसके बाद इंटरव्यू से मेरा देखना भी है नहीं सच कह रहा हूँ, फिर वो सच कह रहा हूँ, कोई नहीं बना सकता। किताब या मोबाइल? मोबाइल के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है इन दिनों, पहले किताब के साथ था, जैसा देश वैसा भेष। गालिब या इकबाल? इकबाल। लीडर और फॉलो? हाँ कोई अच्छा आदमी मिले तो फॉलो करना अच्छा लगता है। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। बाहर या खिज़ां? दोनों ही अच्छे लगते हैं वैसे। नहीं एक है बाहर, हाँ बाहर ही ज़ाहिर बात है। माजी या मुस्तकबिल? मुस्तकबिल। डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया या डॉक्टर वहीद कुरैशी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया साहब। इफ्तिखार आरिफ और अमजद इस्लाम अमजद? वैसे शायर। हाँ इफ्तिखार आरिफ बेहतर है। फैमिली और फ्रेंड? फैमिली। आज़म चिश्ती या सैयद मंजूरुल कौनैन? आज़म चिश्ती साहब। हफीज़ ताइब और हाफिज़ लुधियानवी? हफीज़ ताइब साहब। ताइब साहब तो सब बहुत ही अच्छे हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा? ईद उल फितर। एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? ख्वाहिश तो की है हिम्मत नहीं है।
हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू और बड़ी अच्छी बातें हुई, थैंक जो काम होती हैं आपके आने से हो गई। यू, शुक्रिया, बहुत आपका मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बातें और ये शायरी आज के दौर में कम जगह पर होती है, कम लोगों के साथ होती हैं। ये बातें ज़ाहिर है जिन जिन शख्सियात ने बड़े लोग देखे हैं वही बड़े लोगों की बातें कर सकते हैं, उन्हीं लोगों से बड़े लोगों की बातें हो सकती है। तो आज शाह जी हमारे पास आए, इंटरव्यू हुआ और बड़ा यादगार इंटरव्यू हुआ। उम्मीद है कि आप इनकी बातों से और इनकी शायरी से बहुत कुछ सीखेंगे भी और लुत्फ़ भी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।